देखिए लास्ट क्लास में कंपनी लॉ में अपन कंपनी की फीचर्स को स्टडी कर रहे थे। आपने मेन तीन फीचर्स आपने लास्ट क्लास में मुझे समझाई थी। सबसे पहले सेपरेट लीगल एंटिटी, कि सर कंपनी अलग पर्सन है और कंपनी के मेंबर्स अलग पर्सन। सेकंड, लिमिटेड लायबिलिटी, कंपनी के केस में मेंबर्स की लायबिलिटी लिमिटेड होगी। मेंबर्स उतना ही पैसा कंपनी को देंगे जितने उन्होंने शेयर परचेज किए, फिर चाहे कंपनी पर कितना ही कर्ज हो, वो मेंबर का कर्ज नहीं होता। और तीसरा पॉइंट था कंपनी की लाइफ की कोई लिमिट नहीं है, कंपनी की लाइफ अनलिमिटेड होती। पढ़ा था ना। आज आपका नेक्स्ट टॉपिक है सेपरेट प्रॉपर्टी। सर जब कंपनी है ही सेपरेट पर्सन, तो जो भी आप एसेट परचेज करेंगे, कोई भी मशीन परचेज करेगी कंपनी, कोई फर्नीचर परचेज करेगी कंपनी, तो बिल किसके नाम बनेगा? कंपनी के नाम से। यानी कंपनी खुद एक सेपरेट पर्सन है, तो जो भी डीलिंग करेंगे वो कंपनी खुद अपने नाम से करेगी। एसेट खरीदेंगे खुद अपने नाम से खरीदेंगे। और यदि एसेट का इंश्योरेंस करवाना है, आपको ध्यान है ना, आजकल तो मोबाइल का भी इंश्योरेंस होने लग गया। मोबाइल, लैपटॉप, मशीन, स्टॉक, बिल्डिंग, सबका इंश्योरेंस होता है। इंश्योरेंस वो ही करवा सकता है जो उस प्रोडक्ट का ओनर हो, उस प्रॉपर्टी का ओनर हो। तो कंपनी के नाम प्रॉपर्टी है, तो इंश्योरेंस लेने का राइट भी किसके पास है? कंपनी। इंश्योरेबल राइट यानी इंश्योरेंस पॉलिसी लेने का राइट। आइए पढ़ाता हूं इस थ्योरी को कि कंपनी इज ए लीगल पर्सन, कंपनी खुद एक लीगल पर्सन है, और बाय वर्च्यू ऑफ इट्स कॉर्पोरेट पर्सनालिटी, क्योंकि कंपनी खुद एक पर्सन है, तो इट इज केपेबल ऑफ ओनिंग, कंपनी खुद अपने नाम से प्रॉपर्टी ओन कर सकती है, प्रॉपर्टी इंजॉय कर सकती है, और प्रॉपर्टी डिस्पोज ऑफ यानी ट्रांसफर करना, सेल करना, लीज पे देना, मॉर्गेज करना, ये सब काम कंपनी अपने नाम से कर सकती है। कोई भी मेंबर ये नहीं कह सकता कि वो कंपनी की प्रॉपर्टी का ओनर है। सर आप कंपनी के ओनर हो क्योंकि आपके पास शेयर कैपिटल। आज अंबानी फैमिली ये कह सकती है कि हम रिलायंस इंडस्ट्रीज के ओनर हैं, लेकिन जो प्लांट है, जो एसेट है, वो रिलायंस इंडस्ट्री के नाम है, ना कि अंबानी फैमिली के नाम। शेयर होल्डर्स आर द ओनर ऑफ कंपनी, कंपनी इज द ओनर ऑफ इट्स प्रॉपर्टीज, मेंबर्स आर नॉट डायरेक्ट ओनर ऑफ कंपनीज प्रॉपर्टी। कल यदि वाइंडिंग अप में गई कंपनी, भगवान ना करे, तो एसेट सेल होके पहले पैसे किसको मिलेगा? क्रेडिटर। यदि मेंबर ओनर होते तो वो खुद लेते ना। इसलिए कभी भी कंपनी की प्रॉपर्टी के ओनर मेंबर नहीं होते, बल्कि कंपनी खुद होती। तो कंपनी की प्रॉपर्टी का इंश्योरेंस करवाना हो तो शेयर होल्डर प्रॉपर्टी का इंश्योरेंस नहीं करवा सकता, सिर्फ कंपनी ही अपनी प्रॉपर्टी का इंश्योरेंस करा सकती। तो जो क्लेम मिलेगा, एसेट मान लो स्टॉक में आग लग गई, स्टॉक जल के राख हो गया, तो इंश्योरेंस कंपनसेशन मिलेगा, कंपनी के अकाउंट में आएगा, किसी मेंबर के अकाउंट में नहीं, किसी डायरेक्टर के अकाउंट। कोई प्रॉब्लम? कॉमन सील। सर एक तो थी रबर स्टाम्प, आपने शायद देखा होगा ना, अपन कोई साइन करते हैं तो सील लगा के देते हैं, ब्लू कलर की या ब्लैक कलर की, ऐसे इंक में लगा करके फिर सील लगाते हैं ना, ये होती है रबर स्टाम्प। ये कॉमन सील नहीं होती। रबर स्टाम्प तो एक कंपनी में पता नहीं 4, 5, 8, 10, 15, 20, 40, 50 कितनी हो सकती। कॉमन सील पूरी कंपनी में एक होती और कोई इंक नहीं होती उसमें। स्टेपलर देखा ना आपने, बिल्कुल वैसी ही होती है, लोहे की बनती है। स्टेपलर की तरह उसमें भी ऐसे दो पार्ट होते हैं। अब मान लो कोई पेपर पे मुझे साइन करने, तो पेपर को इन दोनों पार्ट के बीच में रखो, जोर से दबा दो, तो ये जो दो पार्ट है ना, ऐसे राउंड राउंड होते हैं दोनों, गोल गोल, इनमें कंपनी का नाम खुदा हुआ होता है, कंपनी का नाम लिखा हुआ होता है। और जैसे ही पेपर को बीच में जोर से दबाओगे, तो वो कंपनी का नाम उस पेपर पे ऐसे, मतलब एज बन जाएंगे, उसके किनारे टाइप के बन जाएंगे। फिर आप पेपर पे ऐसे हाथ करके देखोगे ना, तो लगेगा कि कुछ लिखा हुआ है। फिर उसको ऐसे करके देखते ना, वो नोट नकली असली ऐसे करके देखते हैं, तो वो कंपनी का नाम ऐसे राउंड में लिखा ही दिखाई। तो जो इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट होते हैं, शेयर सर्टिफिकेट, लोन एग्रीमेंट, मॉर्गेज एग्रीमेंट, उन पर लास्ट पेज पर कॉमन सील लगती है।
तो कॉमन सील में कोई इंक नहीं होती, कॉमन सील के अंदर कंपनी का नाम खुदा हुआ होता है, तो वो एज बने होते हैं। अब उसके बीच में कोई पेपर दबाओगे, जोर से दबाओगे, तो जो उसके अंदर लिखा वो पेपर पे उसके कैसे एज बन जाएंगे। और ये कंपनी में एक ही होती है। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं, क्या कॉमन सील रखना कंपनी के लिए कंपलसरी है क्या? था, अब नहीं है सर। 29 मई 2015, लगभग 8 साल हो गई, कंपनी लॉ में अमेंडमेंट हुआ। ये डेट लर्न मत करना, इस डेट को कंपनी लॉ में अमेंडमेंट किया और बोल दिया कि कॉमन सील मेंटेन करना ऑप्शनल है। तो अब आजकल तो रबर स्टाम्प से ही काम चल जाता है, नहीं पहले कंपलसरी था कि कंपनी के नाम से जो भी एग्रीमेंट होगा, मैन्युअली साइन तो डायरेक्टरी करेंगे, बट कंपनी की कॉमन सील लगी होगी तो ये एग्रीमेंट वैलिड हो। तो उस कॉमन सील को भी, जैसे देखो सोने चांदी को अपन छुपा के रखते हैं पूरा सिक्योरिटी बॉक्स में, वो गोदरेज की अलमीरा देखी होगी ना, ऐसे कॉमन सील को भी सिक्योरिटी में रखना पड़ता है, क्योंकि किसी ने कंपनी की कॉमन सील लगा ली तो कंपनी के नाम से एग्रीमेंट कर दिया तो प्रॉब्लम हो सकती थी। अब ऑप्शनल है सर, अब इसको करना को जरूरी नहीं, बट फिर भी थ्योरी पढ़ा देता हूं। कॉमन सील इज द ऑफिशियल सिग्नेचर ऑफ द कंपनी, क्योंकि कंपनी की खुद की कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होती। कंपनी पर्सन जरूर है, लेकिन कंपनी का खुद का कोई शरीर नहीं है। कंपनी के बिहाफ पर कंपनी के नाम से एग्रीमेंट करना, कॉन्ट्रैक्ट करना, डील करना कौन करेगा? डायरेक्टर्स, दे आर लाइक एजेंट। डायरेक्टर्स एक तरह से कंपनी के एजेंट, कंपनी के नाम से वो डील करेंगे। तो इसलिए जब भी कोई एजेंट कोई कॉन्ट्रैक्ट करता था तो कंपनी की सील लगा होना कंपलसरी होता, इसकी बहुत इंपॉर्टेंस होती है सर। इसमें कंपनी का नाम इंग्रेव्ड होता है, खुदा हुआ होता है। रबर स्टाम्प कॉमन सील नहीं होती, रबर स्टाम्प अलग, लेकिन अब ये मेंटेन करना ऑप्शनल है, अब इसको मेंटेन करना कंपलसरी नहीं। कोई प्रॉब्लम यहां तक? अरे कोई टॉपिक समझ में आ रहा है क्या? ऐसी गलतफहमी हो कि समझ में आ रहा है? चलो कोई बात नहीं, आप कुछ क्वेश्चन के आंसर नहीं दोगे। सर यदि पार्टनरशिप फर्म में मान लो 3 जनों ने मिलकर के पार्टनरशिप में बिजनेस स्टार्ट किया, 2-5 साल हो गई, अब एक जने को पैसे की जरूरी है, वो चाहता है कि मैं मेरा पार्टनरशिप वाला जो मेरा शेयर है, मेरा हिस्सा है, वो मैं किसी और को ट्रांसफर कर दूं, तो पार्टनरशिप फर्म में शेयर ट्रांसफरेबल नहीं होता। हाँ आप रिटायरमेंट ले सकते हो, बट आप ये चाहो कि आपकी जगह कोई और आ जाए, ये पॉसिबल? क्या कंपनी के केस में ऐसा है क्या कि मान लो आज आप किसी कंपनी के शेयर परचेज कर लो, यानी आपने पैसा इन्वेस्ट कर दिया, 2, 5, 8, 10 साल के बाद आपको पैसे की जरूरी हो तो वो शेयर्स बेच सकते हो क्या? कंपनी के शेयर ट्रांसफर हो सकते हैं क्या? अरे हो सकते हैं ना। देखो प्राइवेट कंपनी के केस में थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि प्राइवेट कंपनी के शेयर्स की ऑनलाइन ट्रेडिंग, लेकिन जो पब्लिक कंपनी है वो लगभग कंपनी लिस्टेड यदि है तो आप बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज नाम सुना होगा, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, यानी स्टॉक ब्रोकर के थ्रू पब्लिक कंपनी के शेयर्स, लिस्टेड पब्लिक कंपनी के शेयर आप मार्केट में बेच सकते हो। और आजकल तो ऑनलाइन ट्रेडिंग और हो गई 1995 के बाद से। तो सुबह 9:15 से दोपहर में क्या टाइम तक ट्रेडिंग होती शेयर मार्केट में? बिल्कुल सही बताया आप लोगों ने, कितने अच्छे लोग हो आप। 3:30 तक, सैटरडे संडे को छोड़ के, या और कोई फेस्टिवल ऑफ होता है, जिस दिन बैंक की छुट्टी होना तो आप समझ जाना शेयर मार्केट की भी छुट्टी रहेगी लगभग। मैं हमेशा नहीं बोल रहा, बट सैटरडे संडे तो हमेशा ऑफ रहेगा शेयर मार्केट, बाकी और कोई फेस्टिवल ऑफ भी होता। इस ड्यूरिंग में आप कभी भी लिस्टेड पब्लिक कंपनी के शेयर कभी भी खरीद सकते हो, कभी भी बेच सकते हो, कभी भी खरीद सकते हो। जैसे मैं रिलायंस की बात बताऊं, सर रिलायंस में करीब 25 लाख मेंबर है सर। तो सेम थोड़ी ना, आज जो है वो कल नहीं होंगे। रोजाना शेयर्स की ट्रेडिंग, मान लो आज मेरे पास, मान लो क्योंकि रिलायंस के एक शेयर का भाव अभी 2500 के आसपास चल रहा है, 2500 रुपए। मान लो मेरे पास 2500 रुपए की सेविंग है, तो मैं 1 शेयर परचेज कर लूंगा। तो मैं कल तक मेंबर नहीं था,
लेकिन आज मैंने शेयर परचेज कर लिए तो मेंबर बन गया। मान लो 10 दिन के बाद वो शेयर प्राइस बढ़ करके थोड़ा ज्यादा हो गया, मुझे लग रहा है कि यार प्रॉफिट हो रहा है, मैं मेरे शेयर बेच दूंगा, तो अब मैं मेंबर नहीं रहा, जिसने भी खरीदे होंगे वो मेंबर। कंपनी की मेंबरशिप चेंज होती रहती है, इसलिए कंपनी के शेयर्स ट्रांसफरेबल हैं। ऐसा नहीं कि एक बार कोई कंपनी में आपने इन्वेस्टमेंट कर दिया तो आपकी और कंपनी की कोई परमानेंट शादी हो गई, नहीं, इसमें आप कभी भी शेयर्स बेच सकते हो। पब्लिक कंपनी के केस में इजीली है शेयर ट्रांसफर। दूसरा सर, कंपनी का मैनेजमेंट अलग होता है। देखो, कंपनी एक खुद पर्सन है, ध्यान से सुनना इस चीज को, कंपनी खुद पर्सन है, लेकिन कंपनी का कंट्रोल शेयर होल्डर के पास होता है और मैनेजमेंट डायरेक्टर्स के पास होता है। आज रिलायंस इंडस्ट्री में टोटल मेंबर कितने हैं? 25 लाख मेंबर है, 25 लाख शेयर होल्डर, तो मालिक कितने हुए? 25 लाख। और डायरेक्टर कितने हैं? डायरेक्टर वो लोग होते हैं जो कंपनी को चलाते हैं, जो कंपनी को रन करते हैं। तो जो कंपनी के डायरेक्टर्स होते हैं उनको क्या बोलते हैं? वो जो होते हैं वो मैनेजमेंट संभालते हैं सर। ये 10 हो सकते हैं, 15 हो सकते हैं, 20 हो सकते हैं। तो कंपनी का कंट्रोल शेयर होल्डर के पास और मैनेजमेंट डायरेक्टर के पास, इसलिए सेपरेट कंट्रोल और सेपरेट मैनेजमेंट की थ्योरी अप्लाई होती है। तो कंपनी के केस में मैनेजमेंट अलग होगा और कंट्रोल अलग होगा सर। और लास्ट पॉइंट है, कंपनी हैज कैपेसिटी टू सू एंड बी सूड। देखो, इस लाइन का मतलब बताता हूं। मान लो आपकी कंपनी ने किसी दूसरी कंपनी के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट किया और वो दूसरे वाले कंपनी ने उस कॉन्ट्रैक्ट का वोलेशन कर दिया, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, तो आप कंपनसेशन मांगोगे ना? तो कंपनी खुद अपने नाम से केस कर सकती है, क्योंकि कंपनी खुद पर्सन है। जब कोर्ट में केस फाइल करेगी तो कंपनी के नाम से वो एप्लीकेशन कोर्ट में फाइल होगी, क्योंकि कंपनी खुद एक पर्सन है। कंपनी कैन सू बाय इट्स नेम। और इसी तरह से आपकी कंपनी पर कोई केस करे तो कंपनी के नाम से केस होगा, तो कंपनी कैन बी सूड बाय इट्स नेम। तो कंपनी केस करेगी तो भी अपने नाम से, और कोई कंपनी पर केस करेगा तो भी कंपनी के नाम से, क्योंकि कंपनी इज ए सेपरेट लीगल एंटिटी। कंपनी की खुद की अपनी इंडिविजुअल पहचान। बात मान लोगे यहां तक? यहां तक के टॉपिक में कोई सेक्शन, कोई एक्ट अपने बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़े। अब धीरे धीरे कंपनी लॉ की तरफ चलते हैं। सर, कितने टाइप की कंपनी होती है? आपने कंपनीज की टाइप तो सुनी होगी, तो कंपनी कितने टाइप की होती है सर? तो इनकॉर्पोरेशन के आधार पर कंपनीज को अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किया है। तो चलो मैं आपको एक एक करके पढ़ा देता हूं। सबसे पहले है सर चार्टर्ड कंपनीज। सर, ये चार्टर्ड कंपनीज हुआ करती थी। पहली बात तो सर, कंपनीज होती, चार्टर्ड कंपनीज होती क्या है, तो उसके लिए चार्टर शब्द को समझना पड़ेगा। इंडिया की मैं बात करूं, अपने भारत देश की बात करूं, तो अपने यहां पर तो कंपनी वो ही होगी जो कंपनीज एक्ट में रजिस्टर्ड हो। सर, ईस्ट इंडिया कंपनी का नाम सुना होगा आपने, कभी इतिहास के पन्नों में पढ़ा होगा, बाकी तो कोई काम की नहीं है ये, भारत के लिए तो कोई ज्यादा अच्छी थी भी नहीं। ईस्ट इंडिया कंपनी का नाम कभी इतिहास के पन्नों में थोड़ा बहुत पढ़ा होगा। यही वो कंपनी थी जिसके थ्रू अंग्रेजों ने भारत में एंट्री किया था। अंग्रेज भारत पर कोई शासन करने थोड़े ना आए थे, वो तो बिजनेस करने आए थे। तो इंग्लैंड की जो क्वीन थी, भाई राजा था जो, बट वहां पर क्वीन हमेशा राज किया है। तो उस क्वीन ने ऑर्डर दे करके कंपनी बनाई थी, एक्ट नहीं होते थे, क्वीन का ऑर्डर एक्ट होता था। तो क्वीन के ऑर्डर के अकॉर्डिंग ईस्ट इंडिया कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई। 4 लोगों को, 5 लोगों को अपॉइंट किया कि आप जाओ और इंडिया में बिजनेस करो। आप चारों को हमने डायरेक्टर बना दिया, सैलरी मिलती थी उनको बाकायदा। फिर वो यहां पर आकर के उन्होंने बिजनेस करना स्टार्ट किया, धीरे धीरे पूरे इंडिया को अपने ग्रिप में ले लिया। तो किसको डायरेक्टर अपॉइंट करना है, किसको नहीं करना, ये सब जो इंग्लैंड की क्वीन थी उसके आदेश के अकॉर्डिंग होता था। तो ऐसी कंपनी जिसका रजिस्ट्रेशन किसी एक्ट में नहीं हुआ, जिसका इस्टेब्लिशमेंट किसी एक्ट के अकॉर्डिंग नहीं हुआ है, बल्कि बाय द ऑर्डर,
ऑफ पर्टिकुलर किंग या पर्टिकुलर क्वीन के ऑर्डर के अकॉर्डिंग हुआ है, और उसका मैनेजमेंट भी क्वीन के ऑर्डर के अकॉर्डिंग होता है, किसको अपॉइंट करना और किसको नहीं करना है। तो ये जो चार्टर है ना, चार्टर मीन्स कमांड, मीन्स ऑर्डर गिवन बाय द सुप्रीम अथॉरिटी। अब उस टाइम ब्रिटिश में सुप्रीम अथॉरिटी कौन थी? वो क्वीन। तो क्वीन का ऑर्डर ही चार्टर कहलाता है। और जो कंपनी उस चार्टर के अकॉर्डिंग स्टेब्लिश हुई हैं, उसी के अकॉर्डिंग मैनेज होती हैं, उन कंपनीज को क्या बोलते हैं? चार्टर्ड कंपनीज। अब ऐसा नहीं है, ये पुराने समय में होता था। तो चार्टर्ड कंपनीज आर दोज कंपनीज विच आर इनकॉर्पोरेटेड इन अकॉर्डेंस विद द चार्टर। चार्टर यानी ऑर्डर गिवन बाय द क्वीन ऑफ इंग्लिश, उसके द्वारा जो आदेश दिया गया था उसके अकॉर्डिंग जो कंपनी बनी है। जैसे कुछ एग्जाम्पल भी हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी है, चार्टर्ड बैंक है। यदि यूके की बात करें तो बीबीसी का नाम सुना होगा, ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन है, बैंक ऑफ इंग्लैंड है। ये ऐसी कई संस्था हैं जिनका ओरिजिन चार्टर्ड कंपनी की तरह हुआ था। हाँ, आज तो इनके लिए लॉ बन गया, एक्ट बन गया उन देशों में, अलग बात है, लेकिन इनका जो शुरुआत हुई थी वो उस क्वीन के ऑर्डर के अकॉर्डिंग हुई थी। कोई प्रॉब्लम प्लीज? दूसरी है सर स्टैट्यूटरी कंपनीज। सर ऐसी कंपनी, ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो कंपनीज एक्ट में नहीं आती, जिसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने या स्टेट गवर्नमेंट ने कोई सेपरेट एक्ट बना रखा है, उन पर कंपनीज एक्ट अप्लाई नहीं होता। यानी ऐसी कोई कंपनी जो कंपनीज एक्ट में कवर नहीं होती, बल्कि जिसके लिए सेपरेट एक्ट बनाया हुआ है, उस कंपनी को क्या कहेंगे? स्टैट्यूटरी कंपनी। चलो मैं कुछ एग्जांपल लिखता हूं। सर आपने आरबीआई का नाम सुना है, रिजर्व बैंक ऑफ। अब इसका खुद का एक्ट अपना, इस पर कंपनीज एक्ट अप्लाई नहीं होता। पार्लियामेंट ने एक एक्ट पास किया जिसका नाम है आरबीआई एक्ट, शायद 1934 है, आई माइट बी रॉन्ग। इसी तरह से सेबी नाम सुना है, मान लो सेबी है। अरे जिस तरह से बैंकिंग मार्केट का रेगुलेटर आरबीआई है, उसी तरह से जो शेयर मार्केट है इसका रेगुलेटर कौन है? सेबी, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इसके लिए सेपरेट एक्ट बना, सेबी एक्ट 1992। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी उस टाइम फाइनेंस मिनिस्टर हुआ करते थे। ये डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने जो कदम उठाए देश की इकोनॉमी के लिए, सर वो अनकंपेरेबल है। एलपीजी पॉलिसी आप इकोनॉमिक्स में पढ़ते थे, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, ये पॉलिसी कौन लेकर के आई? मनमोहन सिंह जी। एट दैट टाइम मनमोहन सिंह जी फाइनेंस मिनिस्टर थे, पीवी नरसिंह राम साहू प्राइम मिनिस्टर हुआ करते। तो उस टाइम उन्होंने अच्छे कदम उठाए थे सर। तो ये सभी, ये जो ऑर्गेनाइजेशंस आरबीआई है, सेबी है, अपनी इंस्टीट्यूट है आईसीएमआई, इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। तो आपका भी सेपरेट एक्ट है, ध्यान है ना आपको, कॉस्ट अकाउंटेंट्स एक्ट 1959। तो ऐसी कोई कंपनी जो किसी स्पेशल एक्ट के अंतर्गत स्टेब्लिश की गई, उस पर सिर्फ वही लॉ अप्लाई होगा, कंपनीज एक्ट अप्लाई नहीं। तो ऐसी कंपनीज को क्या बोलते हैं? स्टैट्यूटरी कंपनीज। इन पर कंपनीज एक्ट अप्लाई नहीं, इन पर वही लॉ अप्लाई होगा जिसके अंतर्गत इनको स्टेब्लिश किया गया। अब आरबीआई का गवर्नर कौन बनेगा, डिप्टी गवर्नर कौन बनेगा, डायरेक्टर कौन बनेगा, सेबी का चेयरपर्सन कौन बनेगा, ये सब सेबी एक्ट में लिखा हुआ है, आरबीआई एक्ट में लिखा हुआ है। इन पर कंपनीज एक्ट के प्रोविजन अप्लाई नहीं है, और इनके लास्ट में कोई लिमिटेड भी नहीं है सर, जबकि मैंने आपको बताया कंपनी की पहचान लास्ट में लिमिटेड में। अब आते हैं सर जो अपने सिलेबस का पार्ट है, रजिस्टर्ड कंपनीज। ये वो कंपनी सर जो अपने कंपनीज एक्ट में रजिस्टर्ड, या तो 2013 वाले में, या जो प्रीवियस कंपनी लॉ थे, आपको ध्यान है ना, पहले की भी कंपनी लॉ थे, उनमें जो कंपनी रजिस्टर्ड है उनको अपन रजिस्टर्ड कंपनी। और अपना सिलेबस में ये डिटेल में पढ़नी है। अब आगे जो भी कुछ पढ़ेंगे वो इनके रिगार्डिंग होगा। तो जो कंपनी कंपनीज एक्ट में आती हैं उनको अपन क्या बोलते हैं? रजिस्टर्ड कंपनीज। कोई प्रॉब्लम प्लीज? अब सर आप लोगों ने नॉर्मली कंपनी के जब टाइप कभी पढ़ी होंगी तो दो ही टाइप देखी होंगी, एक तो पब्लिक कंपनी
और दूसरी प्राइवेट कंपनी। सर प्राइवेट कंपनी किसे कहते हैं? तो आप बोलोगे सर जिसके नाम में प्राइवेट वर्ड आता हो उसको प्राइवेट कंपनी, और पब्लिक कंपनी जिसके नाम में प्राइवेट वर्ड नहीं आता। पब्लिक कंपनी के नाम में पब्लिक वर्ड नहीं आता है, बस प्राइवेट नहीं आता इसलिए वो पब्लिक कंपनी। तो ध्यान से सुनना प्लीज, स्क्रीन पे ध्यान देना। आज मैं आपको प्राइवेट कंपनी की डेफिनेशन गो थ्रू करवाता हूं। कल आप सीए में बन जाओगे तो लोग आपसे कंसल्टेंसी लेंगे सर कि हमें बिजनेस स्टार्ट करना है, सोल प्रोप्राइटरशिप हम करना नहीं चाहते, पार्टनरशिप भी नहीं, क्योंकि इनमें अनलिमिटेड लायबिलिटी, हमें लिमिटेड लायबिलिटी के साथ कंपनी बना करके बिजनेस करना। तो आप अपने क्लाइंट को सुझाव दोगे कि कंपनी दो होती है, एक प्राइवेट एक पब्लिक। प्राइवेट कंपनी बनाने के लिए कम से कम 2 मेंबर होने चाहिए, यानी आप 2 लोग हो तो प्राइवेट कंपनी का रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो, और यदि आप पब्लिक कंपनी बनाना चाहते हो तो 7 मेंबर। देखो पब्लिक कंपनी बनाने के अपने कुछ फायदे हैं, कुछ नुकसान भी हैं। फायदा ये है कि यदि आप पब्लिक कंपनी हो ना, मान लो आप 7 दोस्त हो, 7 जने हो, फैमिली मेंबर हो सकते हो, आपने पब्लिक कंपनी बना के बिजनेस स्टार्ट किया, जो आपकी जेब में पैसा था वो आपने बिजनेस में लगा दिया, और आपको उम्मीद है कि बिजनेस अच्छा कर सकता है यदि हम थोड़ा सा पैसा और लगा देते, बट क्योंकि जितना आपके पास था वो आप ऑलरेडी डिप्लॉय कर चुके हो। तो यदि पब्लिक कंपनी हो ना तो आप पब्लिक से पैसा ले सकते हो, अपनी प्रोस्पेक्टस ड्राफ्ट करो, लोगों को अपनी कंपनी के बारे में बताओ, न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट कर दो कि हम हमारी कंपनी के शेयर इशू करना चाहते हैं पब्लिक को, ये हमारा इशू प्राइस रहेगा, फेस वैल्यू इतना, प्रीमियम इतना, और ये हमारा बिजनेस है, ये हमारे फ्यूचर टारगेट है। यदि लोग आपसे कन्विंस होंगे तो आपके शेयर खरीदेंगे। तो पब्लिक कंपनी के पास फंड रेज करने के ऑप्शन ज्यादा होते हैं, और यदि आपकी कंपनी प्राइवेट होती तो आप पब्लिक को कभी भी अपने शेयर इशू नहीं कर सकते। फिर तो बस खुद की जेब में जो पैसा है वो लगा दो, बाकी बैंक से लोन ले लो, और जानकार लोगों से लोन ले सकते हो, बट शेयर कैपिटल पब्लिकली इश्यू। तो प्राइवेट कंपनी के अपने फायदे अपने नुकसान हैं, पब्लिक कंपनी के अपने फायदे अपने नुकसान, दोनों पढ़ाऊंगा आपको, लेकिन शुरुआत प्राइवेट कंपनी से करते। तो प्राइवेट कंपनी के लिए मिनिमम कितने मेंबर? 2 मेंबर। तो प्राइवेट कंपनी वो कंपनी होती है, प्राइवेट कंपनी मींस ए कंपनी, नहीं लिखना नहीं है, सब नोट्स मिल जाएगा, आप तो सिर्फ स्क्रीन पे ध्यान दो। प्राइवेट कंपनी मींस ए कंपनी विच बाय इट्स आर्टिकल्स। देखो इतना आप लोगों को ध्यान है, बिना आर्टिकल्स के कोई कंपनी नहीं होगी। जब भी कंपनी इनकॉर्पोरेट करेंगे तो एक तो डॉक्यूमेंट बनेगा मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, और एक बनेगा आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। बिना आर्टिकल्स और मेमोरेंडम के जनरली कोई कंपनी नहीं होती। प्राइवेट कंपनी की आर्टिकल्स में ये 3 बातें लिखी होंगी, ये 3 बातें सिर्फ प्राइवेट कंपनी की ही आर्टिकल में होंगी, पब्लिक में नहीं होंगी, यही डिफरेंस होगा। ये 3 पॉइंट ही हैं जो प्राइवेट को पब्लिक से डिफरेंट करते हैं। तो एक एग्जांपल ले लेता हूं, एक तो नाम में प्राइवेट वर्ड मिल जाएगा, तो आपकी कंपनी का नाम है एबीसी प्राइवेट लिमिटेड, और जब ये कंपनी इनकॉर्पोरेट की थी तो मान लेते हैं 4 जनों ने मिलकर के इनकॉर्पोरेट की थी, 4 दोस्त थे, चारों ने मिलकर के बिजनेस करने की सोची थी, 25-25% पैसा लगाएंगे, बिजनेस स्टार्ट भी किया, कंपनी बनाई, और सबके पास 25% होल्डिंग है। सर 2, 3, 4, 5 साल के बाद ये जो 4 नाम का पर्सन है ना, इसको पैसे की जरूरी है, ये चाहता है कि मैं मेरे शेयर सेल कर दूं, ये इस कंपनी से एग्जिट होना चाहता है। तो प्राइवेट कंपनी के शेयर्स क्या फ्रीली ट्रांसफरेबल होते हैं? क्या ये 4 के पास जो 25% शेयर्स हैं, ये 5 को, 6 को, कोई भी पर्सन को सेल कर सकता है क्या? ये आर्टिकल में लिखा होगा, और सामान्यतः रिस्ट्रिक्शन होती है। तो पहली रिस्ट्रिक्शन होती है प्राइवेट कंपनी पर, रिस्ट्रिक्शन ऑन ट्रांसफर ऑफ
शेयर्स। यदि प्राइवेट कंपनी चाहे तो अपने शेयर ट्रांसफर पे रिस्ट्रिक्शन लगा सकती है। याद रखना, मैंने रिस्ट्रिक्शन वर्ड बोला, प्रोहिबिशन नहीं। प्रोहिबिशन तो होता है होगा ही नहीं, और रिस्ट्रिक्शन का मतलब हो सकता है, हो सकता है सब्जेक्ट टू कंडीशन। तो प्राइवेट कंपनी के शेयर ट्रांसफर होंगे ही नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसा होता ही यदि यहां प्रोहिबिशन लिखता तो नेवर, होगा ही नहीं। लेकिन वर्ड क्या यूज किया है, यानी हो तो सकते हैं, यानी फोर यदि चाहे तो अपने शेयर बेच सकता है, लेकिन पहले वो 1, 2 और 3 को ऑफर देगा। प्राइवेट कंपनी के केस में आप अपने आर्टिकल में लिख सकते हो ये बात कि हमारा कोई भी मेंबर, शेयर होल्डर, जब भी कभी शेयर बेचना चाहेगा, पहले एग्जिस्टिंग मेंबर, अरे घर वालों से पूछो पहले। देखो कई बार घर में अपन कोई जमीन जायदाद बेचते हैं तो पहले अपने भाइयों से पूछते हैं ना कि भाई मुझे पैसे की जरूरी है और मैं अपनी जो इनहेरिटेंस में मिली हुई प्रॉपर्टी है, मकान है बहुत पुराना अपना, तो 3 भाई, एक भाई को हिस्से में वो मकान आया, वो कभी बेचना चाहता है, तो पहले अपने दोनों भाइयों से पूछेगा ना, अरे पूछना चाहिए ना। तो सेम उसी तरह से प्राइवेट कंपनी के केस में भी यदि कोई मेंबर अपने शेयर ट्रांसफर करना चाहता है तो रोक तो नहीं सकते, लेकिन पहले वो 1, 2, 3 को बोलेगा, मैं मेरी 25% होल्डिंग बेचना चाहता हूं, आप लोग लेना चाहते हो तो मैं आपको 15 दिन का 20 दिन का टाइम दे रहा हूं, मुझे बता दो, आप नहीं लोगे तो मैं किसी और को, प्रायोरिटी आपको, बिकॉज यू आर एग्जिस्टिंग मेंबर, आपके साथ मैंने बिजनेस स्टार्ट किया, मैं नहीं चाहता कि कोई नया व्यक्ति बिजनेस में आए। ये आप अपने आर्टिकल में लिख दो। तो जब भी कोई मेंबर शेयर बेचेगा तो पहले एग्जिस्टिंग मेंबर को शेयर ऑफर किया जाए, हाँ वो नहीं लेंगे तो फिर किसी और को। बट ऐसी रिस्ट्रिक्शन पब्लिक कंपनी में नहीं होती। पब्लिक में तो कभी भी किसी को भी बेच सकते हो, उसमें पहले एग्जिस्टिंग से पूछने की जरूरत नहीं होती। तो प्राइवेट कंपनी के शेयर ट्रांसफरेबल तो होते हैं, लेकिन विद सम रिस्ट्रिक्शंस। तो कल कोई पूछे आपसे कभी कि भाई प्राइवेट कंपनी के शेयर ट्रांसफर हो सकते हैं क्या, तो नो मत बोलना, बोला यस, शेयर्स आर ट्रांसफरेबल बट सब्जेक्ट टू सम रिस्ट्रिक्शंस, जो कि उस कंपनी के आर्टिकल्स में मेंशन, और यदि आर्टिकल में मेंशन नहीं है तो फिर तो फ्रीली ट्रांसफरेबल। प्राइवेट कंपनी रिस्ट्रिक्शन लगा सकती है, हो सकता है किसी कंपनी ने अपने आर्टिकल में लिख रखा हो कि कोई जरूरी नहीं है, आप कभी भी किसी को भी शेयर बेच सकते हो, ठीक है, फिर फ्रीली ट्रांसफरेबल। प्राइवेट कंपनी के पास ऑप्शन है कि जब आप आर्टिकल इनकॉर्पोरेशन के टाइम ड्राफ्ट करो तो लिख दो, नहीं लिखोगे तो फ्रीली ट्रांसफरेबल। और पब्लिक कंपनी तो लाइन लिख भी नहीं सकती। कंसेप्ट समझ में आ रहा है? तो प्राइवेट कंपनी के शेयर्स आर ट्रांसफरेबल बट सब्जेक्ट टू सर्टेन रिस्ट्रिक्शंस व्हिच आर स्पेसिफाइड इन द आर्टिकल्स ऑफ द कंपनी। सेकंड पॉइंट है सर लिमिटेशन। सर प्राइवेट कंपनी के केस में नंबर ऑफ मेंबर की भी लिमिटेशन है, लिमिटेशन ऑन नंबर ऑफ मेंबर। प्राइवेट कंपनी में मैक्सिमम शेयर होल्डर पता है कितने हो सकते हैं? मैक्सिमम 200, मिनिमम तो 2 होंगे, 2 जने तो कंपनी स्टार्ट, बट मान लो आज 2 जनों ने स्टार्ट की, कल कोई और बंदा जुड़ जाए अपने साथ, परसों कोई और, ऐसे मैक्सिमम कितने शेयर होल्डर हो सकते हैं? प्राइवेट कंपनी में मैक्सिमम 200 मेंबर हो सकते हैं। अब जैसे रिलायंस इंडस्ट्रीज में 25 लाख मेंबर, पब्लिक कंपनी इसलिए है, प्राइवेट कंपनी में 200 से ज्यादा मेंबर नहीं होते, मैक्सिमम मेंबर प्राइवेट कंपनी में 200 हो सकते। कोई प्रॉब्लम प्लीज? लेकिन 200 की लिमिट काउंट करते टाइम उन मेंबर को काउंट मत करना जो कंपनी के इंप्लॉई हैं। कई बार कई कंपनी अपने इंप्लॉइज को मोटिवेट करने के लिए, ताकि इंप्लॉई के मन में ये ना आए कि यार हम तो इस कंपनी के नौकर हैं, कई बार कंपनी अपने इंप्लॉइज को शेयर ऑफर करते हैं कि आप इंप्लॉई हो तो आप साथ साथ में कंपनी के शेयर भी परचेज कर लो, तो आप इंप्लॉई भी हो और मेंबर भी बन गए। तो बीइंग एन एम्प्लॉई आपको सैलरी मिलेगी,
और कंपनी में प्रॉफिट होगा, अच्छा काम करोगे तो लास्ट में डिविडेंड भी मिलेगा, जितना प्रॉफिट उतना डिविडेंड। तो मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं सर, आपकी ये एबीसी प्राइवेट लिमिटेड है, इसमें मैं साइड में लिख रहा हूं, इसमें अपने अभी मेंबर हैं, मेंबर स्तर 190, ठीक है। वैसे कितने हो सकते हैं मैक्सिमम, ठीक है। और आपकी कंपनी में जो इंप्लॉई हैं, तो ज्यादा बड़ी कंपनी नहीं है, अराउंड 50 इंप्लॉइज हैं सर आपकी कंपनी। और आपकी कंपनी ने अपने सभी इंप्लॉइज को आज ऑफर दिया कि आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हो, कंपनी का प्रॉफिट हर साल इंक्रीज ही हो रहा है। तो कंपनी नहीं चाहती कि पूरा प्रॉफिट कुछ सिलेक्टेड लोग ही रखें, खुद प्रमोटर ने आपको ऑफर दिया कि कंपनी के बिजनेस पार्टनर बनिए। इंप्लॉई हो तो आप कंपनी आपको शेयर ऑफर करे, हर इंप्लॉई को 10-10 शेयर देंगे हम, कम प्राइस में, मार्केट में प्राइस उससे कम। तो सब लोगों ने शेयर परचेज किए। तो पहले से शेयर होल्डर कितने हैं, तो जो शेयर खरीदेगा वही मेंबर बनेगा। अब 50 लोगों ने, और जो एम्प्लॉय थे वो भी तो मेंबर बन गए, एम्प्लॉय प्लस मेंबर, तो 50 लोग और जोड़ो भाई इसमें। तो अब रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग कितने मेंबर हो गए, लेकिन होने तो 200 चाहिए ना मैक्सिमम, लेकिन 240 टोटल है। अब इसमें से लेस कर दो जो एम्प्लॉय है, एम्प्लॉय को हटा करके फिर देखो कितने मेंबर बचे, यानी 200 से कम तो इट इज वैलिड। तो 200 की लिमिट काउंट करते टाइम जो एम्प्लॉय कम मेंबर हैं उनको काउंट नहीं करना। तो प्रॉब्लम, एक चीज और सुन लो, मान लो सर इन 50 लोगों ने शेयर परचेज किए, कुछ दिनों के बाद इनमें से 15 इंप्लॉई ने जॉब छोड़ दी। 15 जो इंप्लॉइज थे उनका एम्प्लॉयमेंट टर्मिनेट हो गया सर, बट शेयर्स इनके पास अभी भी है। अरे जॉब छोड़ी है, बट जो जॉब के दौरान शेयर्स लिए थे वो तो आपके पास रहेंगे ही। तो अब इनको काउंट करेंगे या नहीं करेंगे, अब ये इंप्लॉय नहीं रहेगी। जब तक इंप्लॉय थे, मेंबर थे, तो 200 में काउंट बाद में भी नहीं होगी। पता है लॉ ने क्या बोला, प्रेजेंट इंप्लॉय कम मेंबर 200 में काउंट नहीं होगा। ऐसा कोई इंप्लॉय जिसने एम्प्लॉयमेंट में शेयर परचेज किए थे, एम्प्लॉयमेंट के दौरान शेयर परचेज किए, एम्प्लॉयमेंट टर्मिनेट हो गया बट मेंबरशिप कंटिन्यू कर रहा है, तो भी उसको 200 में काउंट नहीं। तो एम्प्लॉयमेंट के साथ भी और एम्प्लॉयमेंट के बाद भी एम्प्लॉय कम मेंबर को 200 की लिमिट में काउंट नहीं करें। यानी एम्प्लॉय मेंबर को हटा करके देखो बाकी मेंबर कितने, वो 200 से कम होने चाहिए, 200 होने चाहिए। कोई प्रॉब्लम? जॉइंट बैंक अकाउंट का नाम सुना ही होगा, जैसे मान लो पापा का आपका, मम्मी का आपका, या भाई बहन का जॉइंट बैंक अकाउंट होता है ना, ऐसे जॉइंटली आप शेयर भी परचेज कर सकते हो। 2-3 जनों ने मिलकर के किसी कंपनी के जॉइंटली शेयर परचेज किए, जैसे 3 लोगों ने मिलकर के एक शेयर परचेज किया, तो उनको 3 काउंट करें या 1 काउंट करें? प्राइवेट कंपनी के केस में जॉइंट शेयर होल्डर को सिंगल काउंट करें, 1 काउंट करें, बिल्कुल सही। और पब्लिक होती तो 3, तो पब्लिक में कोई लिमिट तो है नहीं, 3 क्या 30 कर लो सही, क्योंकि उसमें मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं। तो जब 200 की लिमिट गिनो तो ये 3 बातें याद रखना, प्रेजेंट इंप्लॉय कम मेंबर काउंट मत करना, पास्ट इंप्लॉय कम मेंबर काउंट मत करना, और जॉइंट शेयर होल्डर को सिंगल काउंट। याद रख लोगे? सी पॉइंट है सर, प्राइवेट कंपनी, मैं 200 के ऊपर स्टार लगा दूं, आप समझ जाओगे ना, 200 है बट कुछ कंडीशन है, इंप्लॉय मेंबर को काउंट नहीं करेंगे। सी पॉइंट है सर प्रोहिबिशन, हाँ अब की बार प्रोहिबिशन है सर, प्राइवेट कंपनी अपनी आर्टिकल में लिख देती है कि हम प्रोहिबिशन लगा रहे हैं किस चीज पर, प्रोहिबिशन ऑन इनविटेशन, कि कभी भी इनविटेशन, कभी भी प्राइवेट कंपनी इनवाइट नहीं करेगी पब्लिक को टू सब्सक्राइब या टू परचेज इट सिक्योरिटीज।
सर कभी भी प्राइवेट कंपनी अपने शेयर्स, अपने डिबेंचर्स इश्यू करने के लिए पब्लिक में प्रोस्पेक्टस इश्यू नहीं करेगी। अरे 200 से ज्यादा मेंबर होंगे नहीं, आप पब्लिक एट लार्ज सबको इनविटेशन दे रहे हो, तो चलो लोगों ने एप्लीकेशन लगा भी दी, अलॉटमेंट कितनों को करोगे? तो कभी भी प्राइवेट कंपनी के शेयर्स का आईपीओ नहीं आएगा। ये कई बार सुनते हो ना कि उस कंपनी के शेयर्स का आईपीओ आ रहा है। आईपीओ यानी इनिशियल पब्लिक ऑफर, यानी वो कंपनी पहली बार अपने शेयर पब्लिक को देना चाहती, उसको पैसे की जरूरत होगी। प्राइवेट कंपनी का कभी आईपीओ नहीं है, क्योंकि प्राइवेट कंपनी कभी प्रोस्पेक्टस इश्यू नहीं कर सकती। ये 3 कंडीशन प्राइवेट कंपनी की आर्टिकल्स में लिखी हुई है। यही वो 3 कंडीशन है जो इसको पब्लिक से डिफरेंट करते हैं। आइए इस टॉपिक को पढ़ा देता हूं थ्योरी वाइज। तो प्राइवेट कंपनी के लिए लिखा है सेक्शन 2, इसको क्या बोलते हैं ना 68 तो बोलते हैं, जैसे सेक्शन, सब सेक्शन, क्लोज, सब क्लोज। तो हमेशा याद रखना सबसे पहले क्या होता है, सेक्शन, फिर ब्रैकेट में, और फिर आगे ब्रैकेट में क्लोज, और उसके आगे ब्रैकेट में सब क्लोज। 4 ही होंगे, इसके आगे नहीं होंगे। जैसे ऐसे हो सकता है 134 फॉर एग्जांपल लिख रहा हूं, सब सेक्शन 3 क्लोज 1 सब क्लोज ई, तो इसको क्या बोलेंगे, सेक्शन 2। और ये डेफिनेशन जिस सेक्शन में होती है, और डेफिनेशन ज्यादातर सेक्शन 2 में मिलेंगे। आप लोग फाउंडेशन पास आउट ही हो, ग्रेजुएशन से हो, फाउंडेशन तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ा होगा आप ग्रेजुएशन से। मैडम आप फाउंडेशन, ग्रेजुएशन से, फाउंडेशन से, ग्रेजुएशन, तो ग्रेजुएशन मीन्स बीकॉम से ही होने चाहिए। तो लोग तो आया होगा कभी। तो जिस भी एक्ट में डेफिनेशन होती है ना, वो सेक्शन 2 में होती है। कौन से सेक्शन में, 2 में। सेक्शन 2 में जो डेफिनेशन होते हैं उसमें कभी सब सेक्शन नहीं होता, सब सेक्शन नहीं होता। तो उसमें सेक्शन के तुरंत बाद सब सेक्शन हटा दो, क्या बचा, क्लोज। तो क्या बोलोगे इसको, सेक्शन 2 क्लोज 68। और बाकी कोई सेक्शन हो तो फिर सेक्शन, सब सेक्शन, क्लोज और सब क्लोज। एग्जाम में नहीं आएंगे ये बातें, बट आपको लो कभी बोलना पड़े किसी के सामने, तो ये कुछ बेसिक बातें ही ध्यान रखना, ठीक है। तो सेक्शन 2 क्लोज 68 के अकॉर्डिंग प्राइवेट कंपनी मीन्स ए कंपनी विच बाय इट्स आर्टिकल्स, 3 चीजें लिखेंगे, रिस्ट्रिक्शन किस चीज पर, ट्रांसफर ऑफ शेयर, लिमिट्स क्या चीज, नंबर ऑफ मेंबर कितने, बट इस 200 में नॉट इंक्लूडिंग, क्या शामिल नहीं करेंगे, तो पहला पॉइंट, जो पर्सन कंपनी के एम्प्लॉयमेंट में हैं और मेंबर भी हैं तो उनको इंक्लूड नहीं करेंगे, या जो कभी एम्प्लॉयमेंट में फॉर्मरली मतलब पहले थे, पास्ट एम्प्लॉय, बाद में उन्होंने एम्प्लॉयमेंट तो टर्मिनेट हो गया लेकिन अभी मेंबर वो कंटिन्यू है उस एम्प्लॉयमेंट के सीज होने के बाद भी, तो भी उनको अपन काउंट 200 की लिमिट में नहीं करेंगे। और ये नोट वाला पॉइंट है, जॉइंट शेयर होल्डर को सिंगल काउंटेड। और कभी भी प्राइवेट कंपनी पब्लिक को इनविटेशन नहीं देगी कि आइए और हमारे शेयर सब्सक्राइब करो, परचेज करना यानी सब्सक्राइब करना। प्राइवेट कंपनी के नाम में प्राइवेट शब्द लिखा मिलेगा, ये तो पहचान है सर इसकी। पब्लिक कंपनी के नाम में लिमिटेड वर्ड और प्राइवेट कंपनी के नाम में प्राइवेट लिमिटेड वर्ड। एक ही क्वेश्चन आया था एग्जाम में, बताना इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। ये मान लो फैकल्टी को नहीं आ रहा, अभी क्वेश्चन पढ़ो, फैकल्टी को नहीं आ रहा ये मानते हुए पढ़ना तो ये आंसर दोगे आप। ऐसे क्वेश्चन आते हैं कंपनी लॉ में, ऐसे डायरेक्ट कभी नहीं आएगा व्हाट इज प्राइवेट कंपनी, 3 मार्क्स। इतना इजी क्वेश्चन इंस्टीट्यूट आपसे पूछ करके आपको कभी शर्मिंदा नहीं करेगी। क्वेश्चन ऐसे आएंगे, कितने मेंबर हैं टोटल, 200 से ज्यादा हो गई ये तो। लेकिन आगे की कहानी पढ़ो कि इसमें से 20 आर एम्प्लॉइज, तो टोटल कितने हैं, तो एम्प्लॉय को लेस कर दें
अरे एम्प्लॉई मेंबर को काउंट नहीं करते ना, लेस कर दें, कितने बचे, वैलिड है भाई, 200 से ज्यादा नहीं। लेकिन आगे ये भी लिखा है कि कुछ दिनों के बाद इन 20 में से 5 ने जॉब लीव कर दी, तो भी पास्ट एम्प्लॉय हो गई और मेंबर कंटिन्यू, तो भी अपन उनको काउंट 200 में नहीं करेंगे, तब भी कंपनी वैलिड है। कोई प्रॉब्लम प्लीज? पब्लिक कंपनी क्या होती है? अरे पहली लाइन सर, पब्लिक कंपनी मतलब ऐसा कंपनी जो प्राइवेट नहीं है। तो प्राइवेट नहीं वो, जैसे एक कंपनी है जिसका नाम है ए लिमिटेड, तो ये कौन सी कंपनी है? और एक कंपनी है जिसका नाम है एक्स प्राइवेट लिमिटेड, ये कंपनी कौन सी है? पब्लिक बनाए इसको? नहीं, बिना प्राइवेट हटाए। यस, देयर इज ए रास्ता जिससे आप बिना प्राइवेट हटाए भी पब्लिक बन जाओ। होल्डिंग सब्सिडरी का नाम सुना है ना? यदि एक कंपनी किसी दूसरी कंपनी के मेजॉरिटी शेयर परचेज कर ले, देखो कंपनी एक पर्सन है और वो दूसरी कंपनी के शेयर खरीद सकती है, इन्वेस्टमेंट कर सकती है। तो यदि ए लिमिटेड एक्स प्राइवेट लिमिटेड के 60% शेयर परचेज कर ले, यानी एक्स प्राइवेट लिमिटेड के 60% शेयर किसने ले लिए, तो ये बन जाएगी होल्डिंग कंपनी। क्या बन जाएगी? और जिस कंपनी के शेयर्स आपने लिए हैं वो बन जाती है सब्सिडी कंपनी, सब्सिडरी कंपनी। अब सब्सिडरी कंपनी है तो प्राइवेट, बट क्योंकि ये पब्लिक की सब्सिडरी है, पब्लिक कंपनी की सब्सिडरी यदि कोई प्राइवेट कंपनी है तो सर ये भी पब्लिक कंपनी ही मानी जाएगी, फिर इस पर भी असर पब्लिक कंपनी का ही आएगा। सेकंड पॉइंट कि पब्लिक कंपनी मींस ए प्राइवेट कंपनी विच इज ए सब्सिडरी ऑफ ए पब्लिक कंपनी, उसको भी यहां पर क्या बोलेंगे? पब्लिक कंपनी। एक डिफरेंस आपके सामने, मुझे नहीं लगता इसमें कोई पॉइंट आपको समझ में नहीं आया होगा, फिर भी लर्न कर लो। मिनिमम मेंबर पब्लिक कंपनी में कम से कम, प्राइवेट में कम से कम, ठीक है। मैक्सिमम पब्लिक में, प्राइवेट में डायरेक्टर्स, डायरेक्टर तो ड्राइवर होते हैं, इंप्लॉई होते हैं। पब्लिक कंपनी चलाने के लिए 3 डायरेक्टर चाहिए कम से कम, और प्राइवेट में बस, प्राइवेट में ये चीज कॉमन है, मेंबर भी 2, डायरेक्टर भी 2, लेकिन पब्लिक में मेंबर 7, डायरेक्टर 3। शेयर ट्रांसफरेबिलिटी की बात करें, पब्लिक में, प्राइवेट में रिस्ट्रिक्ट, याद रख लोगे? चलो आज की इस कथा को यहीं विराम देते हैं, कल फिर इस टॉपिक को आगे पढ़ेंगे। थैंक यू।